दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स डिस्कस की थी और उसमें मैंने कहा था कि हम अगले वीडियो में कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स डिस्कस करेंगे। रिसीप्ट्स मतलब जहां पर हमें कुछ पैसे मिलते हैं, यानी कैश की इनफ्लो होती है। तो चलिए सबसे पहले हम कैपिटल रिसीप्ट्स देखते हैं। कैपिटल रिसीप्ट्स का मतलब होता है नॉन रिकरिंग रिसीप्ट्स। यहाँ पे मैं ये वर्ड अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, नॉन रिकरिंग रिसीप्ट्स। नॉन रिकरिंग रिसीप्ट्स फ्रॉम द ओनर या लेंडर्स ऑफ द बिजनेस क्रिएटिंग ए लाइबिलिटी। नॉन रिकरिंग रिसीप्ट्स मतलब ऐसी रिसीप्ट्स जो हमेशा बिजनेस में नहीं आ रही होती है, कभी कभी आती है, जिसका कोई रेगुलर नेचर नहीं होता है। और वो किससे आ रही है? या तो ओनर से आ रही है या लेंडर से आ रही है। तो ओनर से जो नॉन रिकरिंग रिसीप्ट्स आ रही है वो इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल आ रही है। तो हमारी ओनर से जो आ रही है वो हो गई कैपिटल, और आपकी लेंडर्स से जो आ रही है वो हो गई एक लोन। जो बिजनेस को पैसे लेंड करते हैं, लेंडर से आने वाली हो गई लोन। चलिए देखते हैं, आगे लिखा है ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोसीड्स आउट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो अगर आपने किसी फिक्स्ड एसेट को सेल किया है तो उससे भी जो आपको पैसे मिले हैं वो भी कैपिटल रिसीप्ट्स ही होगी। ये तो हो गई मीनिंग। अब आइए इसके फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर है, जैसा हमने कि डिस्कस कर लिया है, ये नॉन रिकरिंग होता है, मतलब इर्रेगुलर नेचर होता है। इसके रिपीट होने का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं पता होता, मतलब ये कभी कभार ही होते हैं, हमेशा नहीं होते बिजनेस में। और ये ट्रेडिंग नेचर के भी नहीं होते। अगला जो फीचर है वो है कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ओनर और लोन बाय लेंडर्स। मतलब अगर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है ओनर या लेंडर्स कोई लोन देते हैं बिजनेस को, तो वो कैपिटल रिसीप्ट्स होगा। और कैपिटल रिसीप्ट्स के कारण एक लायबिलिटी क्रिएट होगी, या तो एक लायबिलिटी क्रिएट होगी और किसी एसेट की वैल्यू में गिरावट होगी। तो हम जब कोई एसेट बेच देते हैं उससे भी हमें कुछ पैसे मिलते हैं, वो कैपिटल रिसीप्ट होता है। और साथ ही साथ हमारी अकाउंट्स में जो एसेट की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू भी साथ साथ रिड्यूस हो जाती है। जितने रुपए की हमने एसेट बेची है उतनी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं कैपिटल रिसीप्ट्स के, जो सेम हमने अभी देखा है, कैपिटल्स, लोन्स एंड सेल ऑफ एसेट्स। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी अकाउंट्स में? अकाउंट्स में हम कैपिटल रिसीप्ट्स को बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ के साइड में दिखाएंगे। अगर वो कैपिटल हुई, कैपिटल कंट्रीब्यूशन हुई या कोई लोन हुई तो वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगी। और अगर वो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होती है, अगर वो सेल ऑफ एसेट्स होती है तो वो बैलेंस शीट में वैल्यू ऑफ एसेट्स से डिडक्ट की जाएगी, मतलब एसेट्स को घटा के दिखाया जाएगा। तो या हम लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे अगर कैपिटल या लोन हुई तो, और अगर किसी एसेट की सेल से हमें कुछ पैसे मिल रहे हैं तो हम उसे बैलेंस शीट की एसेट साइड में एसेट की वैल्यू से घटाकर दिखाएंगे। अब चलिए देखते हैं कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होती हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट्स का मतलब होता है रिकरिंग रिसीप्ट अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, दैट इज बाय ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। तो हम जो बिज़नेस करते हैं वो नॉर्मली किसी ट्रेडिंग एक्टिविटी को चला के ही करते हैं। जैसे कि अगर किसी की किराने की दुकान है तो वो अपना जो किराने का सामान बेचता है उससे उसे जो पैसे मिलते हैं उसे हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स कहेंगे। या कोई अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि लॉयर हो गया या कोई ब्यूटी पार्लर या स्पा, जहाँ पर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उन सर्विसेज को प्रोवाइड करके भी आपको जो पैसे मिलते हैं वो रेवेन्यू रिसीप्ट्स होंगे, क्योंकि दे आर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। मतलब आपका बिजनेस ही है या तो ट्रेडिंग करना या सर्विस प्रोवाइड करना, उसी चीज़ में आप डील करते हैं, तो उससे जो पैसे आपको मिलेंगे वो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हो गए। और ये आपको करेंट अकाउंटिंग पीरियड में मिलते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस अकाउंटिंग पीरियड में आपको बिजनेस की गुड सेल करके या सर्विसेज प्रोवाइड करके जो पैसे मिले हैं वो आप रेवेन्यू रिसीप्ट्स में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर आपके पास कुछ नॉन ट्रेडिंग इनकम है लेकिन जो रेगुलर या रिकरिंग नेचर का है तो उसे भी हम पकड़ेंगे। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपके बिजनेस में जो बिल्डिंग है उसका एक पार्ट आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपने किसी को रेंट पे दे के रखा है, तो उससे जो आपकी रेगुलर रेंट आ रही है वो आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से नहीं आ रही है, वो आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, वहाँ से रेंट आ रही है। पर क्योंकि वो इनकम रेगुलर है और रिकरिंग इन नेचर है तो उसे भी हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स में ही इंक्लूड करेंगे। तो चलिए फीचर्स देखते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के फीचर्स में पहला है वो एक रेगुलर रिसिप्ट होता है।
मतलब बिजनेस में ये पैसा हमेशा ही आ रहा होता है, इनकमिंग, बिजनेस की मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होती है ये। उसके बाद वो रिलेटेड टू ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द करेंट अकाउंटिंग पीरियड होता है। तो करेंट अकाउंटिंग पीरियड जो है उसकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स रिलेटेड होती हैं, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स जो आपने की, या आपने जो सर्विसेज प्रोवाइड की, या आपने कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड की, उससे जो आपको पैसे मिले वो आपकी रेवेन्यू रिसीप्ट्स होंगी। और जैसा हमने पहले भी बताया कि नॉन रिकरिंग रिसीप्ट्स, सॉरी ये नॉन रिकरिंग नहीं, यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग होगा, ये वर्ड एक्चुअली नॉन ट्रेडिंग होना चाहिए। नॉन ट्रेडिंग रिसीप्ट्स ऑफ रेगुलर और रिकरिंग नेचर आर ऑल्सो कंसिडर्ड, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि इसका एग्जाम्पल हो सकता है रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट जो आपने रिसीव की, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखी है किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स में या बैंक में, एफडी में, उससे जो आपको इंटरेस्ट मिल रही है वो भी आपकी नॉन ट्रेडिंग है। मतलब आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी से ये रिसिप्ट जनरेट नहीं हो रही है, पर फिर भी ये आपकी इंटरेस्ट जो कि आपकी पीरियडिकली रेगुलरली जनरेट हो रही है, रेंट भी आपको रेगुलरली मिल रही है, तो वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स ही होगी। एग्जाम्पल्स में हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी, फीस और कमीशन। अगर आप कोई एडवोकेट वगैरह है जो अपनी कंसल्टेंसी के लिए फ़ीस लेते हैं, या अगर आप कोई ब्रोकरेज या कमीशन एजेंट हैं जो अपने सर्विसेज के लिए कमीशन लेते हैं, या अगर आपको बिजनेस के दौरान किसी तरह का डिस्काउंट मिल गया अपने क्रेडिटर से, तो वो भी एक रेवेन्यू रिसीप्ट होगी। और अगर आपको कुछ इंटरेस्ट मिली है किसी इन्वेस्टमेंट पे जो आपने करके रखी है, तो वो भी एक रेवेन्यू रिसीप्ट होगी। और रेवेन्यू रिसीप्ट का ट्रीटमेंट होता है अकाउंट्स में कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको क्रेडिट करते हैं, तो वो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स के बारे में ये जो हमने डिस्कस किया ये समझ में आया होगा। अब अगले पॉइंट में हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। तो ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। द बेनिफिट ऑफ सम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सटेंड्स बियॉन्ड द अकाउंटिंग पीरियड इन विच इट इज़ इनकर्ड। तो कुछ ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनकी जो बेनिफिट होती है वो नॉर्मल अकाउंटिंग पीरियड के बाहर भी हमें मिलती है। अब मान लीजिए ये हमारी अकाउंटिंग पीरियड हो गई, यहाँ पर हमने कुछ एक्सपेंडिचर की, पर इसकी जो बेनिफिट है वो हमें सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड में ही नहीं बल्कि इसके बाहर भी कुछ बेनिफिट मिलती है। मतलब नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपकी होती है उसकी बेनिफिट जो है वो इस अकाउंटिंग पीरियड के दायरे में ही आपको एंजॉय करनी पड़ती है, इसके बाद आपको कोई एक्सपेंडिचर की बेनिफिट नहीं मिलती है। पर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसी होती है कि जिसमें ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि इस अकाउंटिंग पीरियड के बियॉन्ड भी आपको उसकी बेनिफिट मिलेगी उस एक्सपेंडिचर की, जबकि एक्सपेंडिचर आपकी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही इनकर होती है। ऐसी ही एक्सपेंडिचर को हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो कि टेम्पोररीली कैपिटलाइज की जाती है एंड देन रिटर्न ऑफ ग्रेजुअली ओवर ए सीरीज ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच इट इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द बिजनेस। अब यहाँ पर लिखा है वर्ड एक्सपेक्टेड, मतलब हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने दिनों तक ये एक्सपेंडिचर हमें बिजनेस में बेनिफिट करेगी और उतने दिनों तक हम उसे ग्रेजुअली राइट ऑफ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। पहली एग्जाम्पल है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। तो कंपनी फॉर्म करने से पहले कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होती हैं, जैसे शेयर्स और डिवेंचर्स इशू किए, उससे पहले भी कुछ एक्सपेंसेस होती है जैसे ब्रोकरेज और कमीशन चार्जेस जो पॉइंट नंबर 2 में लिखी हुई है। और कंपनी फॉर्मेशन से पहले प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आपकी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रिपरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस की प्रिपरेशन, उसके बाद आपने जो ग्रुप फॉर्म किया है उसके मीटिंग्स वगैरह के लिए आपने जो भी खर्चे किए हैं वो कंपनी रजिस्टर कराने के लिए, वो सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं और वो कुछ साल तक आपको बेनिफिट देते हैं, इसीलिए उन्हें पहले ही साल में राइट ऑफ नहीं किया जाता बल्कि कुछ साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, जब तक कि कंपनी सोचती है कि वो बिजनेस को कुछ बेनिफिट पहुंचाएगी। एक्सपेंडिचर ऑन एन एडवर्टीजमेंट कैंपेन फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, कि अगर आपने किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए कोई एडवर्टीजमेंट कैंपेन किया जिसमें आपका अच्छा खासा खर्चा हुआ है, तो एडवर्टीजमेंट तो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसका कोई कैपिटलाइज्ड बेनिफिट नहीं होता, मतलब इससे ना कोई आपको एसेट मिलती है ना ही आपकी बिजनेस की इनकम अर्निंग कैपेसिटी पे कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस एडवर्टीजमेंट कैंपेन का बेनिफिट
जो एक ही साल में एक्सपायर हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि जिस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपने ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा इस साल किया है, इस एडवर्टीजमेंट का जो बेनिफिट है वो आपको आने वाले और कई सालों तक मिले, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, आपने अभी एडवर्टीजमेंट कैंपेन करके इसको लॉन्च किया है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इस एडवर्टीजमेंट कैंपेन का जो बेनिफिट है, जो यूज़र्स तक आपने मैसेज पहुंचाया है, जो आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स तक आपने मैसेज पहुंचाया है, वो सिर्फ एक ही साल तक वैलिड रहेगा। कस्टमर्स को एडवर्टाइजिंग कैंपेन एक साल के बाद भी याद रहेगा और आपकी इस न्यू प्रोडक्ट की जो सेल्स हैं वो एक साल के बाद भी बूस्टेड होंगी ड्यू टू दिस एडवर्टीजमेंट कैंपेन। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो चलिए इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है वो देख लेते हैं। द पोर्शन ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच हैज नॉट येट बीन रिटर्न ऑफ इज कैरिड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो क्या होती है कि मान लीजिए आपने किसी साल में 100 रुपये एडवर्टीजमेंट कैंपेन पे खर्च किए और आपने एस्टिमेट किया है कि अगले 3 सालों तक आपका ये एडवर्टीजमेंट कैंपेन का बेनिफिट मिलता रहेगा, या मान लेते हैं 4 साल के लिए आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर आपको हर साल 25 रुपीज़ का बेनिफिट मिल रहा है 4 सालों के लिए। तो फर्स्ट ईयर जो है वो आप ये 25 रुपीज़ को पीएल में राइट ऑफ करेंगे और बाकी जो 75 रुपीज़ आपका अनएक्सपायर्ड बेनिफिट है जो अगले 3 सालों तक आपको मिलने वाला है, उसे आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे दिखाएंगे एसेट साइड में। अब जब जैसे ही एक साल बीतेगा, हर साल इस फिगर से 25 रुपये आपके पीएलएन अकाउंट में ट्रांसफ़र होते रहेंगे जिस साल आपने जितनी बेनिफिट एंजॉय की। मतलब इसका जो ट्रीटमेंट है अकाउंट्स में, इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अभी आपके मन में ये सवाल आता होगा कि अगर इसी एक्सपेंडिचर जो है इसकी बेनिफिट हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसकी ट्रीटमेंट भी एकदम प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरह ही है, तो फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस के साथ इसका अंतर क्या है? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड प्रीपेड एक्सपेंडिचर, दोनों का नेचर बिल्कुल सेम है। दोनों ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं जिसकी बेनिफिट आप फ्यूचर में रियलाइज करने वाले हैं। पर प्रीपेड एक्सपेंस के केस में जो है, प्रीपेड एक्सपेंस के केस में आप श्योरली आपको पता होता है कि आपको कितने दिनों तक, टाइम पीरियड पता होता है कि आपको कितने दिनों तक बेनिफिट मिलेगी। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने इंश्योरेंस के लिए कोई खर्चा किया, तो आपने 5 ईयर्स का इंश्योरेंस प्रीमियम एक साथ पे कर दिया, मान लीजिए ₹5000। तो आपको पता है कि ये जो कॉस्ट है ये आपकी 5 ईयर्स तक लास्ट करेगी। ये है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पर इसकी बेनिफिट आपको करंट ईयर और फ्यूचर में 4 ईयर्स तक मिलेगी। पर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होती है, जिसकी एग्जांपल हमने ली थी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, उसमें आप श्योरली ये नहीं बता सकते कि कितने टाइम पीरियड तक आपको उसकी बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगी। आपको उसकी एक एक्सपेक्टेशन करनी पड़ती है। एक्सपेक्टेशन मतलब कोई ऑब्जेक्टिवली ये नहीं बता सकता कि ये जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हमने एडवर्टीजमेंट कैंपेन की है उसकी हमें 5 साल तक या 7 साल तक फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगी। ये कोई श्योरली नहीं बता सकता, सिर्फ एक अनुमान या एक्सपेक्टेशन कर सकता है। तो यही एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है जहाँ पर आप 100% एक्यूरेटली टाइम पीरियड का पता कर सकते हैं कि फ्यूचर में आपको इतने दिनों के लिए ही बेनिफिट मिलेगी और बेनिफिट इतने दिनों बाद एक्सपायर कर जाएगी। उस केस में उसे प्रीपेड एक्सपेंस कहेंगे। लेकिन जहां पर आप 100% एक्यूरेसी के साथ अनुमान नहीं लगा सकते बल्कि एक एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे उसे कैपिटलाइज करते हैं, वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। तो यही यहाँ पर लिखी है, चलिए पढ़ते हैं। द लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ प्रीपेड एक्सपेंस एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ वेरी नैरो। मतलब जो डिफरेंस है वो बहुत ही नैरो, बहुत ही थोड़ी सी डिफरेंस है। द बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपेंस इन बोथ द केस विल बी अवेलेबल फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर। दोनों ही एक्सपेंडिचर्स जो हैं, डिफर्ड रेवेन्यू और प्रीपेड, दोनों से ही हमें करंट ईयर के अलावा फ्यूचर में भी बेनिफिट मिलेगी। लेकिन विथ प्रीपेड एक्सपेंसेस देयर इज अ प्रिसिशन, मतलब आप 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं, लेकिन नो सच प्रिसिशन
इज देयर विद डिफर्ड एक्सपेंसेस। जो हमने अभी डिस्कस किया कि प्रीपेड एक्सपेंसेस के केस में आप बता सकते हैं कि फ्यूचर में हमें कितने टाइम पीरियड तक ये बेनिफिट मिलने वाली है विद 100% एक्यूरेसी। बट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में आप ये चीज़ 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते, आप सिर्फ एक एस्टिमेट लगा सकते हैं और उसी एस्टिमेट के बेसिस पे आप उसे कैपिटलाइज और राइट ऑफ करते हैं। दोस्तों बस आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।